हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय जागदीप्ता, जय बद्र विशाल। मेरा नाम है मीना पवन। मेरा गांव का नाम है साई, जो जोशीमठ ब्लॉक में पड़ता है। तो मैंने आज सुबह से टाइम नहीं मिला, ऐसे ही काम था थोड़ा बहुत, तो मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं, तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट अप कर रही हूँ। मैंने शाम की सब्ज़ी बना ली है, चने और लौकी की सब्ज़ी बनाई है और आटा गूंद के रख दिया है। तो अब मेरे को सिर्फ रोटी बनानी है। लौकी चना मैंने गैस पे चढ़ा रखा। तो अभी मैं बैठी हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ मोमेंट ऐसे होते लाइफ में कि अपने जीवन में बहुत बुरे सपने की तरह होते हैं, जिसे हम इमेजिन करना भी नहीं चाहते दोबारा। जैसे कि आज मैं जब से नीचे से आई हूँ, 2 ढाई महीना हो गया था। तो मैंने जैसे मीटिंग में बताया था आपको कि मेरा सचिव का पद है। तो सचिव का पद वालों को लिखना पढ़ना रजिस्टर का काम ज़्यादा होता है। तो मेरे पास वो काम पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि मैं अचानक से मेरी तबीयत थी काफ़ी टाइम से ख़राब थी, पर हल्की फुल्की थी। तो मैंने सोचा क्या पता इधर ही दवाई लेने से हो जाएगी, लेकिन नहीं, दर्द ठीक हुआ। तो मेरे को अचानक से मतलब जाना पड़ा नीचे। तो मैं वो जो पासबुक थी, रजिस्टर था, तो वो जो मेरे साथ के समूह में सदस्य हैं या कुछ अध्यक्ष हैं, मैं उनके पास किसी के लिए वो कागज़ सबमिट नहीं कर पाई। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उन लोगों के पास दे दूं। तो मैं जारी बोल के तो अचानक से चली गई थी, तो इसलिए वो काम छूट गया था। तो उन लोगों ने मेरे एब्सेंट में कोई मीटिंग भी नहीं की। तो जो पैसे जमा करने थे वो भी नहीं किए। तो सब कुछ काम पेंडिंग पड़ा था। तो मैं परसों से जब से आई हूँ तो उसी में लगी पड़ी हूँ। अभी भी इस मंथ तक का कंप्लीट काम नहीं हुआ। आज 21 तारीख है। तो इस मंथ की मतलब तीसरी बैठक तक ही वो किया मैंने। अभी एक बैठक का काम पेंडिंग पड़ा है, कल कर लूँगी। तो इसलिए मेरे को, वैसे मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 7th क्लास से मैंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि हाँ, आजकल के बच्चों को तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। मेरे मायके से जोशीमठ मार्केट तक स्कूल आने के लिए 5 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता था। तो हम 6 से 7 क्लास में गई थी। तो मेरे मायके से पीछे वाला गांव पैनी गांव बोलते हैं, तो वहाँ पर जूनियर स्कूल खुला था। तो मेरे साथ की जो लड़कियां थी, तो उन्होंने सबने वहाँ पर जूनियर स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो मैंने भी बोला अपने पिताजी को कि मतलब सब लड़कियां वहाँ पे चली गई, मेरे को भी भेजो। तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने एक बारी मना किया तो दोबारा हिम्मत नहीं थी कि मतलब अपने लिए लड़ें या उनसे बातें करें कि हमें जाना है, दोबारा मतलब जीत कर सकें। ना बोल दिया, ना का मतलब तो ना दोबारा कुछ बोलना हमारे लिए नामुमकिन था। तो वो एक शब्द बोलते थे तो दोबारा मतलब हमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ऐसे करके मतलब पढ़ाई छूट गई। फिर उस टाइम के उन लोगों का, मेरे पिताजी रिटायरमेंट आर्मी से थे, तो उन लोगों का बोलते ना, आर्मी वालों का दिमाग थोड़ा मोटा होता है। तो मतलब फिर आज की जनरेशन और तब के टाइम में काफ़ी डिफरेंट है। आज के लोग इतना वो नहीं सोचते हैं। जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो चीज़ें आज भी सोचते हैं, लेकिन आज के लोग, सारे लोग वो बातें नहीं सोचते। तब माँ बाप यही सोचते थे लड़की है
क्या करेगी ज़्यादा पढ़ करके, मतलब घास तो काटना है, गाय तो पालनी है, गोबर तो निकालना है। वैसे गर्व की बात है पहाड़ की लड़कियां जो ये सारा काम करती है। तो ओबियसली हम भी सारा काम करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन ये है कि समय के साथ थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन जितना अपने से बन पड़ता है कर लेती हूँ। मैंने यही सोचा कि संघर्ष ही जीवन का नाम है। तो जीवन में जिस व्यक्ति ने संघर्ष न किया तो क्या किया। तो यही बात है कि पर मैंने हमेशा यही सोचा है। तो गांव की लड़कियों के लिए मतलब हर चीज़ें आसान नहीं होती है। तो उसके बाद शादी हो गई तो बच्चे भी हो गए। तो मायके से तो स्कूल दूर था, लेकिन ससुराल में मेरे घर के जस्ट पास ही में है जहाँ पर जूनियर स्कूल थी। तो वहाँ पर सेंटर पड़ा था 8th का, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा था कि जैसे 5th से 1-2 साल गायब कर दो तो बीच में, उसके बाद 8th का फॉर्म भर लो तो मतलब उसके कंप्लीट कर लेते थे। और जैसे 8th के बाद 9th एक क्लास जैसे ऑफ कर लेते तो 10th क्लास का कंप्लीट कर लेते थे। तो हमारे पास नहीं समय था। तो मेरी जीवन की ये कहानी है। तो हम जो कि मतलब कभी कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। जब मेरी शादी हुई तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि मैं 8th का फॉर्म भर लूँगी, मुझे पढ़ने दो। तो हस्बैंड ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कहाँ तो लड़की देखेगी, कहाँ तो पढ़ाई करेगी, खेती का काम है, तेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं सपोर्ट किया उन्होंने। क्या पता वो उस टाइम करने देते तो 8th कंप्लीट कर लेती, तो क्या पता आगे ज़्यादा नहीं पर 10th 12th तक कर लेती। लेकिन उन्होंने भी नहीं सपोर्ट किया। जब मतलब बाद में मेरा लड़का 1 साल का हो गया तो मैंने हमेशा यही चाहा। मेरे को पढ़ाई के मामले में ना तो मायके से सपोर्ट मिला, ना ही मतलब ससुराल से। तो इसमें मैं अपने बच्चों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी कि मेरे बच्चे गांव में पढ़े या मेरे बच्चे मेरी तरह घास लकड़ी काटे। ये मुझे कभी मंजूर नहीं था। पर मेरी बड़ी लड़की थी, मैंने उसको 3 साल उसकी बुआ के पास रखा। लेकिन वैसे मेरे मम्मी पापा के पास भी रह सकती थी। वो मेरा मायका और उसका बुआ का घर एक ही जगह है। तो मेरे मम्मी पापा, मेरी भाभी थी तो भाभी भाई के साथ दिल्ली रहती थी। तो घर में मम्मी पापा अकेले थे। तो उन लोगों की जैसे चौमास में छानी में जाते हैं तो छानी दूर थी, तो छानी में रहते थे वो लोग। तो स्कूल दूर पड़ता था, वो छोटी थी तो कौन लेने जाएगा, छोड़ने कौन लेके आएगा उसको वापस। तो इसलिए उनके पास नहीं रखा, बुआ के पास रखा। एक बार लोग बोलते ना जैसे कि कोई बचपना होता है, तो वो बचपना हमारा ऐसा होता है कि हम उसमें सोचने समझने की शक्ति थोड़ा कम रहती है, जिसमें नहीं सोच पाते। मैंने उसे ये सोच करके वहाँ पे स्कूल तो रख लिया कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। पर ये नहीं सोचा कि बुआ तो पढ़ी लिखी नहीं है। तो स्कूल तो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन घर में उसे देखने वाला नहीं है। वो छोटी बच्ची है, उसे क्या पता है कि मतलब होमवर्क क्या दे रखा, क्लास में मैंने क्या किया, क्या लर्न करने के लिए दे रखा, उसको कोई नॉलेज नहीं था। तो बच्ची ठहरी, वो बैग बस्ता पीठ में डाला, स्कूल गई, जो काम स्कूल में कराया, घर में आई बैग कोने में डाल दिया, खाना पीना खाया और खेलने चले गए बच्चे जो ठहरे।
तो ऐसे करके 3 साल बीत गए। तो वो आज भी पढ़ाई में वीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मैं हूँ कि मैंने उसको दूसरे के साथ रखा। और ये चीज़ देखी कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये चीज़ नहीं देखी कि उसको घर में देखभाल करने या पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो उस टाइम थोड़ा दिमाग की कमी मेरे पे भी रही, जिसकी वजह से आज मतलब वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है। तो मेरे जीवन की ऐसी कहानी है। और उसके बाद जो है कि मैंने जब मेरा लड़का 1 साल का हो गया था तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे बच्चे अपने स्कूल में डालने हैं। मेरी छोटी लड़की 3.5 साल की थी और बड़ी वाली बुआ के पास रहती थी, तो लड़का 1 साल का था। फिर मतलब पहले तो मना किया उन्होंने, फिर मैंने जिद की तो तब हम मार्केट में चले गए। मैंने उनको स्कूल में रखा। उसके बाद छोटी लड़की और लड़का तो मैंने केंद्र विद्यालय में सेंटर स्कूल में डाल दिया था, छोटे से फर्स्ट सेकंड से ही। और बड़ी लड़की ने 5th तक आदर्श वो हाँ, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा। उसके बाद मैंने 6 से उसे भी वहीं डाल दिया था, क्योंकि छुट्टियां पड़ती थी तो अलग अलग टाइम पे पढ़ती थी तो दिक्कतें होती थी छुट्टी में। तो इस वजह से दिक्कतें होती थी। हमने तो एक ही स्कूल में डाल दिया बच्चों को। तो उसके बाद हम जोशीमठ तो मार्केट है, थोड़ा नीचे पे सिंगधार गांव है। वैसे गांव नहीं है पर गांव का ही जैसा एरिया है। तो हमने उनको मतलब सेंटर स्कूल में डाल दिया। सेंटर स्कूल उधर ही पढ़ता था। वहाँ पर एक मतलब हस्बैंड तो जानते थे लेकिन हम नहीं जानते थे। तो हमें कुछ ही टाइम हुआ था वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो वहाँ पर फिर देवरानी लोग भी आ गए वहीं पे रेंट में रहने के लिए। तो वो भाई साहब और देवरानी का एक ही मकान में रूम था। तो हमारा काफ़ी उठना बैठना हो गया उन लोगों के साथ। तो भाई साहब अपने माँ बाप के मतलब इकलौते तो नहीं हैं, पर अपनी माँ के एक ही बेटे हैं। उनकी दूसरी माँ थी जिनके वो 2 की 3 भाई हैं। पर भाई साहब की मम्मी बचपन में गुजर गई थी। तो भाई साहब अकेले हैं। तो ऐसे मतलब काफ़ी टाइम एक मतलब कुछ महीने हो गए थे, 7-8 महीने। तो रक्षाबंधन आया तो भाभी ने बोला कि मतलब अपने भैया को राखी बांधो। तो पहले मैंने मना कर दिया कि मैं अपने 2 भाई को राखी बांधती नहीं। तो उनके अलावा मैं ना तो किसी को राखी बांधती हूँ, ना मैं अपने परिवार में चाचा ताऊ के बेटों को देती हूँ, और ना ही मतलब किसी को भी, जैसे मामा के बुआ के लड़के कोई भी है भाई, मैं अपने 2 भाई के अलावा किसी को नहीं देती। तो भाभी ने बोला कि कोई नहीं, ते मतलब आपके भैया इस त्योहार को बहुत मिस करते हैं क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं है। तो भाई साहब का प्रॉपर गांव मतलब वैसे वो थराली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर गांव का नाम रतगांव है। तो रतगांव से हैं भाई साहब। तो मैंने वो एक राखी का धागा बांधा था, और तब से मेरा देहरादून जाने से मेरी लड़की बड़ी वाली 8th में थी, तब मैं देहरादून चली गई थी। देहरादून जाने से और आज तक भी, तब से अभी तक वो बहुत सपोर्टेड है मेरे लिए। आज भी अगर मैं बोल दूं कुछ चीज़ें तो वो कभी मना नहीं करते मेरे लिए।
तो लोग बोलते ना दुनिया में खून के रिश्ते से दूसरा रिश्ता नहीं होता है, तो मैं बोलती हूँ कि खून के रिश्ते से दिल का रिश्ता बड़ा होता है। उन उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड कोई नौकरी वाले मतलब नौकरी करते हैं, लेकिन नॉर्मल सी कंपनी में नौकरी करते हैं, कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। एक सिविल जो सर्विस ऑफिसर होते या सिविल सर्विस करते हैं वो नौकरी अलग होती है, या कोई सरकारी आर्मी या कोई भी उसमें है, वो सैलरी लेने वाला व्यक्ति कोई अलग होता है। वो उसके बच्चे क्या ऑफर करते हैं क्या नहीं, वो उनके लिए हर चीज़ें पूरी कर सकता है। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं है। मेरे हस्बैंड पहले छोटी सी एक शॉप चलाते थे, होटल थी हमारी रेंट पे ली हुई। वो जब 2013 में आपदा आई तो उसमें मतलब इधर का सारा व्यवसाय ख़त्म हो गया था। तो उसके दौरान मतलब हमें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, तो कोई काम नहीं था। फिर अभी करते हैं, कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन उस समय का दौर था तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपने पढ़े लिखे के हिसाब से मतलब अपनी नौकरी करते हैं वो। लेकिन ऐसे बाहर रहना, बाहर बच्चों का रहना, खाना खर्चा पानी, वो चीज़ें मतलब समझना बहुत मुश्किल है। तो भाई साहब का मेरे लिए इतना सपोर्ट था और आज भी है। मेरे बच्चों को यहाँ से सेंटर स्कूल में डालना, देहरादून तक पहुँचाना, उनको एडमिशन करवाना, खर्चा मेरा था, वो मेरे हस्बैंड ने किया। उसकी कोई वो नहीं है कि उन लोगों ने किया, लेकिन सपोर्ट उन्होंने पूरा किया कि जहाँ तक भी मतलब इतनी सी भी कमी मुझे। मैं पहली बार जब अपने बच्चों को लेके वहाँ पे गई तो मेरे हस्बैंड का यहाँ पर होटल था, तो वो होटल चलाते थे, लेकिन मुझे कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मतलब अकेले इतने बड़े शहर में बच्चों के साथ क्या होगा, कैसे होगा, कैसे रहूँगी, कैसे एडमिशन करवाऊँगी। तो पूरा सपोर्ट रहा उनका। तो उनको मैं जितना भी धन्यवाद करूं या कितना भी उनको कोई भी शब्द मेरे उनके लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। उनका आभार मैं कभी वो नहीं कर सकती। उनका एहसान मैं कभी अपनी जान दे के भी नहीं चुका सकती। तो मेरे बच्चों के लिए बहुत सपोर्ट रहा उनका, आज भी है। तो अभी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो जब मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो अब वो भी परेशान हो गई, बच्चे भी क्या करें। उसने आफत के मारे वो बड़ी वाली लड़की ने बोल दिया कि मम्मी किसको पूछें, तो मामा जी को फ़ोन करते, उनको कहीं पता होगा किस हॉस्पिटल में। मैंने कहा कोई नहीं यार, नहीं करते फ़ोन, मामा लोगों को फ़ोन करेंगे, वो बेचारे पास होते तो चलो जो भी होता है। अब वो भी भाई साहब वन विभाग में जॉब करते हैं, तो भाई साहब की फॉरेस्ट की ड्यूटी है, फॉरेस्ट के पद पे ड्यूटी करते हैं। तो पहले तो जब स्टार्टिंग में हम गए थे तो साथ ही एक ही कॉलोनी में रहते थे, हाथी बड़कला के पास विजय कॉलोनी में रहते थे। तो बाद में अभी तो भाई साहब लोगों ने रायपुर में ज़मीन ली थी तो मकान बना लिया है, तो वो लोग रायपुर रहते। अभी मेरे बच्चों ने भी, अब सभी ने अपना अपना इंटर भी कर लिया, तो ग्रेजुएशन कर रहे, तो वो छोटी मोटी जॉब भी करते हैं। तो बच्चों ने आईएसबीटी की तरफ कमरा लिया, तो वो उधर ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ अंदर रहते हैं वो। तो बहुत दूर है, कहाँ रायपुर रह गया, कहाँ ट्रांसपोर्ट नगर, तो काफ़ी दूर है। तो पास में कोई भी कुछ भी हेल्प कर सकता है, उतनी दूर के लिए कैसे हेल्प करेगा।
वैसे फ़ोन करती मैं तो वो एक फ़ोन पे तुरंत आते दोनों, मियाँ बीवी, भाभी भी आती, भाई साहब भी आते। पर अच्छा नहीं लगता कि तब से अभी तक मतलब बहुत परेशान कर चुकी हूँ मैं उनको। तो अब नहीं वो, क्योंकि मेरी समस्या, दुख बीमारी इंसान पे लगती है तो हर टाइम नहीं परेशान करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी जीवन की ये कहानी है और हर किसी के जीवन की अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी कहानी होगी। तो मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आई, बाकी आगे का तो ऊपर वाला मालिक है सबका। तो बाय बाय दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नई खुशी, नई हंसी, नई जोश के साथ कल के ब्लॉग में आपको। बाय बाय।